नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के नोट्स, यानी कि जो चैप्टर 1 है। देखिए, स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। तो इसके संपूर्ण नोट्स, हस्तलिखित नोट्स के लिए वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि हम आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी नोट्स दे रहे हैं। साइंस के, विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के हो गए, गणित के हैं, हिंदी के, सभी के नोट्स मिलेंगे फ्री में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। प्राचीन काल में भारत का इतिहास तथा संस्कृति गौरवशाली रही है। प्राचीन काल में भारत को विश्व गुरु तथा सोने की चिड़िया कहता था। यानी कि दोस्तों, जो प्राचीन काल है उसमें भारत को क्या बोला जाता था? विश्व गुरु तथा सोने की चिड़िया बोला जाता था। अब बात करते हैं महाजनपद काल के बारे में। तो महाजनपद काल है वो 600 से 325 ईसा पूर्व। अब देखिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती के अनुसार उस समय कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद का कोई भी नाम पूछ सकते हैं कि, यानी कि जो देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन बचता था कि 2 महाजनपदों के नाम बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि 16 महाजनपद के नाम याद करना है और साथ ही उनकी जो राजधानियाँ हैं वो भी याद करनी है। जैसे कि यहाँ पर काशी है तो काशी की राजधानी वाराणसी, कुरु की हो जाएगी इंद्रप्रस्थ, अंग की हो जाएगी चंपा, मगध की हो जाएगी राजगृह गिरिवज, वज्जी की हो जाएगी विदेह मिथिला, मल्ल की हो जाएगी कुशावती, चेदी की हो जाएगी शक्तिमती, वत्स की हो जाएगी कौशाम्बी, कौशल की हो जाएगी अयोध्या, पांचाल की हो जाएगी अहिछत्रपुर या कापिल्य, फिर सुरसेन की हो जाएगी मथुरा, अस की हो जाएगी पाटली, अवंती की हो जाएगी दोस्तों उज्जैनी या फिर महिषती, गांधार की हो जाएगी तक्षशिला और इसका जो कंबोज है इसकी हो जाएगी राजपुर या हट। आगे है राजस्थान के प्रमुख जनपद। तो पिछली बार 2019 के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के कोई 2 महाजनपदों के नाम लिखना है। तो देखिएगा, आपको बता दें, जांगल पहला है। जांगल इस जनपद में वर्तमान में जोधपुर व बीकानेर जिले आते हैं। कौन से जिले आते हैं? बीकानेर और जोधपुर जिले आते हैं। इसकी राजधानी की बात करें तो अहिछत्रपुर नागौर, अभी जो वर्तमान में कहाँ पर है? नागौर है। नागौर को वर्तमान नाम क्या था? तो अहिछत्रपुर था। फिर बात करते हैं मत्स्य की हो जाएगी दोस्तों। जयपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? मत्स्य कहलाता है। जयपुर का आसपास का क्षेत्र मत्स्य कहलाता है। राजधानी क्या है दोस्तों इसकी? विराटनगर। विराटनगर वर्तमान में पैराट के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों हम शूरसेन। महाभारत काल के समय यहाँ यादव वंश का शासन था। इसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली का क्षेत्र आता है। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी इसमें आता है। इसकी राजधानी है तो राजधानी हो जाएगी मथुरा। अगला टॉपिक लेते हैं दोस्तों शिवी। राजधानी क्या है? शिवपुर। शिव जाति के राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करती हैं। शिव जाति राजस्थान के कौन से क्षेत्र में निवास करती है? तो मेवाड़ क्षेत्र में निवास करती हैं। दोस्तों, अब पढ़ते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? 326 यहाँ पर बताया जा रहा है। मैं चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मौर्य वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना हो जाएगी। डाउट नेट पर होगा अब सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचकर उसे सबमिट करो और 3 सेकंड्स के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, JEE मेंस एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड कीजिए डाउट नेट एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य ने 25 वर्ष की उम्र में नंद वंश का शासन धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? धनानंद को हराया। ठीक है, तो धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य का विवाह शल्यकुश की पुत्री हेलेना से हुआ था। मौर्य का हुआ किससे हुआ था? तो शल्यकुश की जो पुत्री है हेलेना से हुआ। इन्होंने वृद्धावस्था में भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली। इनकी मृत्यु 258 ईस्वी में श्रवणबेलगोला यानी कि मैसूर में हुई थी। दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे लेते हैं बिंदुसार। यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकार था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकार कौन था? तो जगह यानी कि दोस्तों बिंदुसार। इसे वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसार कहा गया है।
बात करते हैं आगे अशोक के बारे में। दक्षिणी भारत में प्राप्त माशकी तथा गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। अशोक देवनाम प्रिय दृष्टि से प्रसिद्ध थे। अशोक का विवाह विदिशा की राजकुमारी से हुआ था। इनकी पुत्री है संघमित्रा, पुत्र है महेंद्र। अशोक के बाद कौन राज्य बना था? ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अब आते हैं शुंग वंश के स्थापना के बारे में। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में की थी। फिर बात करते हैं शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी 185 ईस्वी में की थी। कब की दोस्तों? 185 ईस्वी। सातवाहन वंश आता है। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुंक ने आंध्र प्रदेश में की थी। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल यानी गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक बना था। इसकी उपाधि क्या थी? इसकी उपाधि थी महाराज। महाराज इसकी उपाधि थी। गुप्त वंश यानी कि श्रीगुप्त के बाद कौन बना था? ये बना था घटोत्कच। श्री चंद्रगुप्त प्रथम ने घटोत्कच के बाद उसका पुत्र बना था चंद्रगुप्त प्रथम। और देखिए चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का संस्थापक बना था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन बना था? तो दोस्तों ये जो चंद्रगुप्त मौर्य वो गुप्त वंश का संस्थापक बना था। इसे देखिए कुमार देवी से विवाह किया था। ओके, इसने 319 ईस्वी में एक संवत चला। ये जो लाइन है ना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 319 ईस्वी पूरा में एक संवत चलाया जिसे गुप्त संवत के नाम से भी प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। यह चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। इसे दरबारी कवि इसका जो दरबारी कवि था वो था हरिसेन। अगला हमारा टॉपिक आता है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। यह समुद्रगुप्त का पुत्र था। किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का प्रथम पुत्र था। पहला चंद्रगुप्त प्रथम आ गया, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाता। इसने उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। शक विजय के पश्चात इसको विक्रमादित्य की प्राप्ति उपाधि धारण हुई। दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इसके दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आता है हमारा 3 तो हमने क्लियर कर लिए हैं। और अगला हमारा है वो है कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय। तो देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद ये बना, यानी कि दोस्तों आगे उत्तराधिकार का मतलब है क्या है कि मान लीजिए कोई राजा है। अब राजा का देखिए एक राजा है, राजा का बेटा है। अब देखिए राजा मर जाता है, यानी कि राजा ने पूरा शासन कर लिया। उसके बाद शासक बनेगा कौन? उसका पुत्र बनेगा, यानी कि उसका जो पुत्र राजकुमार है वो बनेगा शासक। तो शासक बनेगा तो वो किसका उत्तराधिकार था? तो उसका जो नाम राजा का उत्तराधिकारी बन जाएगा। तो कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना था। देखिए कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक नंबर के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है? कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। स्कंदगुप्त आता है। कुमारगुप्त के बाद गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? स्कंदगुप्त। तो इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करा है। आगे बढ़ते रहते कि गुप्त वंश का ये हो गया, उसके बाद ये है, यानी कि आगे गाते रहते संस्थापक। इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आपका जो सुदर्शन झील है उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो करवाया था स्कंदगुप्त ने। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से क्वेश्चन की तरफ। देखिए गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ बात करें, पिछले साल लास्ट ईयर 2 साल पहले ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताइए। 4 नंबर का प्रश्न बना था। चंद्रगुप्त द्वितीय की चीनी यात्री फायान भारत आया था। ठीक है दोस्तों, गुप्त काल की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा ज्योतिष विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी काल में दशमलव का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो देखिएगा गुप्त काल में हुआ था। अब आते हैं दोस्तों वर्धन वंश की तरफ। वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। वर्धन वंश कह लो या फिर पुष्यभूति वंश कह लो, बात एक ही है। इसके जो संस्थापक हैं वो हो जाएंगे पुष्यभूति। 6वीं शताब्दी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में इस वंश का प्रारंभ हुआ था।
इसमें प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन 3 राजा हुए थे। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इसकी जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। हर्षवर्धन ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी। अगला आता है पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो पाल वंश के संस्थापक है गोपाल। पाल वंश का दूसरा संस्थापक धर्मपाल इस वंश का सबसे महान राजा था। जी हाँ दोस्तों, इस वंश का सबसे महान राजा कौन था? तो ये था आपका धर्मपाल। इसकी जो राजधानी है वो हो जाएगी पाटलिपुत्र। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है। पहला चैप्टर राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं विषय के अंदर। तो 10वीं कक्षा की इस वीडियो को आप आग की तरह, यानी कि अपने जो भी मित्र हैं, जो भी कक्षा क्लासमेट हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करो। उन सभी को नोट्स पता चलने चाहिए, उन सभी को डिजिटली स्टडी होनी चाहिए। ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं अभी सभी, इस लॉकडाउन में घर बैठे सभी अध्ययन कर रहे हैं, तो उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करना आपका फ़र्ज़ बनता है, हक बनता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को इतना ही। वीडियो चलते तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करना। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो इस पीडीएफ का लिंक देना तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो से लाइक करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना इस वीडियो को। और इसका जो पार्ट 2 है वो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूं अपने चैनल पर। जैसे ही मैं इसका नया वीडियो बनाऊंगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां से आप इसे देख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।